चले जी, अब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ स्टार्ट करने लगे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमें इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, दैट इज़ व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा सर, ये तो बड़ी आसान सी बात है। कॉन्ट्रैक्ट तो हमें पता है कि हमने एक बंदे से एक वादा किया या उसने हमसे एक वादा किया, उस वादा को पूरा करने का नाम कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा नहीं है। जब भी आप लॉ में किसी टर्म को देखते हैं तो आप एक बात अपने जहन में इस्टेब्लिश कर लीजिए, उस पर ईमान ले आइए कि वो बात आपने इंग्लिश की डिक्शनरी से उठा करके नहीं पढ़नी, बल्कि आपने लॉ उसका जो मतलब बताए उस तरह से देखनी है। अभी आप बिज़नेस लॉ पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे, आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ेंगे, आगे जाके आप प्रैक्टिस में जब लॉ देख रहे होंगे, जब भी कोई लीगल वर्ड आए, जब भी किसी चीज़ को आप लॉ की टर्म्स में देख रहे हो, तो उसकी आपने इंग्लिश की डेफिनेशन नहीं लेनी। अगर तो आपने इंग्लिश की डेफिनेशन ले ली तो आप फंस जाएंगे। लॉ की डेफिनेशन सिर्फ वही होती है जो लॉ ने खुद बताई हो। लॉ अगर कोई टर्म दे रहा है तो उसकी डेफिनेशन में बताएगा कि इस टर्म से मेरा ये मतलब है और आपने वही मतलब लेना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इस्टेब्लिश करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। देखिए, लेट्स से हम एक केस देखते हैं, ठीक है ना। हमारे पास दो इसमें लोग हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट पर्सन है जिसको हम ये वाला केस देख रहे हैं, ठीक है ना, प्रपोजल ऑफ़र वाला। ये आप समझ लें स्टेप 1 है। हमारे पास एक बंदा है, उसका नाम है नवाज़, दूसरा बंदा है और उसका नाम है शहबाज। नवाज़ और शहबाज की आपस में बात होती है। नवाज़ कहता है यार मेरे पास जो है ना वो एक घड़ी है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो उसने अपनी इंटेंशन बताई कि मैं तुम्हें अपनी घड़ी देना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये क्या हो गई, एक प्रपोज़ल हो गया और एक ऑफ़र हो गई। अगर हम इसको टर्म्स में देखें, लॉ की टर्म्स में, तो लॉ कहता है कि नवाज़ का शहबाज को ये कहना कि मैं तुम्हें अपनी घड़ी देना चाहता हूँ, दैट इज़ अ प्रपोजल फ्रॉम नवाज़। नवाज़ ने शहबाज को प्रपोज़ल दिया, एक ऑफ़र दी। ये हो गया हमारा स्टेप 1। जब भी आपके एग्ज़ाम की केस स्टडी में या फिर कॉन्सेप्ट सिनेरियो बेस में कोई चीज़ आती है कि यार एक शख्स दूसरे शख्स से एक्सप्लिसिटली या फिर आप उसको इम्प्लाइड लेना है। सर इम्प्लाइड क्या होता है? देखिए, इम्प्लाइड ऐसा होता है कि मैं एक्सप्लिसिटली तो बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे इंटेंशन, मेरी नीयत का अंदाज़ा सामने वाले बंदे को मेरे एक्शन से हो रहा है। सर अब ये क्या है और ये किस तरह से पता चलेगा? तो उसके आगे जाके हम केस स्टडीज़ देखेंगे, उससे आपको समझ आ जाएगा कि जो नीयत का अंदाज़ा एक्शन से कैसे लगाया जा रहा है। इस केस में तो नवाज़ एक्सप्लिसिटली कह रहा है कि यार शहबाज मैं तुम्हें अपनी घड़ी देना चाहता हूँ। अगर तो एक्सप्लिसिट नहीं होता और इम्प्लाइड होता तो वो हम कैसे पिक करेंगे, वो भी हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या हो गया, हमें पता लग गया कि अगर एक बंदा दूसरे शख्स को एक इंटेंशन अपनी जाहिर कर रहा है कि यार मैं तुम्हें अपनी घड़ी देना चाह रहा हूँ, दैट इज़ अ प्रपोजल एंड ऑफर। अगर तो हम इस ऑफ़र में जोड़ दें दूसरे बंदे की एक्सेप्टेंस कि शहबाज कहे ठीक है आप मुझे घड़ी देना चाहते हैं, मैं अपना जवाब आपको हाँ में देता हूँ और मैं आपकी घड़ी रिसीव करना चाहता हूँ। तो ये जब आपने एक ऑफ़र को, आपने एक प्रपोज़ल को आपने एक्सेप्टेंस के साथ जोड़ा, तो दैट इज़ व्हाट अ प्रॉमिस। यहाँ पर जो है नवाज़ और शहबाज के दरमियान एक प्रॉमिस हो गया। सर अभी भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अगर आप अंग्रेज़ी की भाषा में देख रहे होते तो अब तक तो आप कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश कर चुके होते कि ठीक है भाई, नवाज़ ने शहबाज को बोला मैं तुम्हें घड़ी दूंगा, शहबाज ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी घड़ी ले लूँगा, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया इंग्लिश की भाषा में। लेकिन लॉ कहता है नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। अभी आपने प्रपोजल को, ऑफ़र को जोड़ा है आपने एक्सेप्टेंस के साथ, अभी तक सिर्फ एक वादा है, सिर्फ एक प्रॉमिस है, ठीक है सर। स्टेप 2 हो गया, आपको समझ आ गई। 2 चीज़ें, टर्मिनोलॉजी समझ लें, इस्टेब्लिश कर लें। पहला कॉन्सेप्ट बिल्ड करने जा रहे हैं। जितनी आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है ना, उस तरह से आपको चीज़ें हैंडल करना आसान होंगी, क्योंकि आगे जाकर बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। अभी तो हमने एक सिंपल सा देखा भाई मैं तुम्हें अपनी घड़ी देना चाह रहा हूँ, तुम लेना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है। बहुत जगह आप ऐसे केसेस देख रहे होंगे जहाँ पर आपको सिनेरियो समझ के ऐसा लग रहा होगा, पढ़ के ऐसा लग रहा होगा यार ये तो एक ऑफ़र है, लेकिन वो ऑफ़र नहीं है। हम आगे जाके ऐसे मल्टीपल केसेस देखेंगे जिसमें आपको लगेगा कि यार ये तो ऑफ़र है, लेकिन लॉ की टर्म्स में वो ऑफ़र नहीं होगी। तो सबसे पहले आप अपनी बेसिस सेट कर लें कि ये टर्मिनोलॉजी से ऑफ़र का मतलब ये होता है ये, ताकि फिर हम जब उसकी एक्सेप्शंस में जाएँ और उसके टेक्निकल चीज़ों में जाएँ तो आपको समझना आसान हो रहा हो। तो 2 चीज़ें हमने समझ ली। एक है कि मैंने अपनी नीयत जाहिर करी एक्सप्लिसिटली। अच्छा, इम्प्लाइडली किस तरह होगी वो हम बाद में सीखेंगे। सारा बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? मैं बार रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आप उसको एब्जॉर्ब कर सकें। सर हमने ऑफ़र को मिलाया एक्सेप्टेंस के साथ, अभी बन गया प्रॉमिस। अभी तक हम सिर्फ प्रॉमिस की स्टेज पर हैं। अब लॉ कहता है आप प्रॉमिस के साथ अगर कोई कंसिडरेशन शामिल हो जाए कि नवाज़ वाले केस में आप देखें, पहला आपने क्या चीज़ उसमें इस्टेब्लिश की कि नवाज़ ने शहबाज को कहा मैं तुम्हें अपनी घड़ी देना चाहता हूँ। दूसरे स्टेप में शहबाज ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी घड़ी लेना चाहता हूँ। अब तीसरी चीज़ आप इसमें इंक्लूड करें कि इसमें कंसिडरेशन जो थी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की थी, कि नवाज़ शहबाज को कह रहा है कि शहबाज
मैं तुम्हें अपनी घड़ी 1 लाख रुपए में देना चाहता हूँ, और शहबाज अगर एक्सेप्ट करे कि ठीक है मैं आपकी घड़ी 1 लाख रुपए में लेना चाहता हूँ, तो ये फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं, लॉ कहता है एग्रीमेंट हो जाएगा। अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। अच्छा सर हमने कंसिडरेशन भी शामिल कर दिया, अभी भी सिर्फ एक एग्रीमेंट बना है। जी बिल्कुल, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। अच्छा सर ये कंसिडरेशन जो है ये मतलब कैश की फॉर्म में ही होनी चाहिए, ये कोई मॉनेटरी चीज़ ही होनी चाहिए? नहीं, यहाँ पर कंसिडरेशन का वर्ड यूज़ किया है लॉ ने, कोई कैश का वर्ड यूज़ नहीं किया या मनी का वर्ड यूज़ नहीं किया। यहाँ पर जो है एक कंसिडरेशन का वर्ड यूज़ किया है। कंसिडरेशन ये होती है कि आप मुझे अपनी घड़ी देना चाह रहे हैं, बदले में आपको कुछ और देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोई और वैल्यूएबल आइटम देना चाह रहा हूँ, तो बार्टर ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, या फिर कोई प्रॉमिस भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि मैं तुम्हें अपनी घड़ी देता हूँ, तुम बदले मेरा ये काम कर देना, ठीक है। अगर तो वो लीगल काम है वो, अगर फिर आप देखें मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको एक चीज़ हिंट दे के जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल नवाज शहबाज को कहता है ये घड़ी ले लो और मेरा कोई इल्लीगल काम कर देना, कोई रिश्वत का काम, रिश्वत के तौर पे घड़ी दे रहा है और आगे कोई इल्लीगल काम करवाना चाह रहा है, तो वो फिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ों की हिंट भी देता जा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती है ना कि चीज़ें आगे क्या क्या आने वाली हैं, ठीक है। तो हमने ऑफर के साथ जोड़ा एक्सेप्टेंस, बन गया प्रॉमिस। प्रॉमिस में डाली हमने कंसिडरेशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है कि मॉनेटरी टर्म्स में ही हो, ये कैश भी हो सकता है, कोई नॉन कैश आइटम भी हो सकता है, कोई वादा भी हो सकता है, किसी काम को करने का वादा या किसी काम को ना करने का वादा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक घड़ी दे रहा हूँ, आप मेरी शिकायत मत करना जाके, तो ये भी क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल यार अब यहाँ पर ना एग्रीमेंट पर, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं। देखो लॉ आपको ये कहता है अगर तो ऐसा एग्रीमेंट है, अभी आप स्टेज 3 पर हो, आपने एग्रीमेंट हो गया आपका और नवाज़ और शहबाज का कि नवाज़ शहबाज को घड़ी देगा, शहबाज घड़ी लेगा और 1 लाख रुपए में ट्रांजैक्शन होगी, ये एग्रीमेंट है। लॉ कहता है अगर तो आप इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करा सको, लीगली इन्फोर्स करा सको, कानूनन इन्फोर्स करा सको, कि अगर तो इस एग्रीमेंट के बाद अगर कोई भी पार्टी पीछे हटती है विदाउट हैविंग द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। सर ये क्या बात हुई? देखें अगर दोनों म्यूचुअल कंसेंट से पीछे हटने की, ठीक है, नवाज ने बोला भाई मैं घड़ी नहीं बेच रहा, शहबाज ने बोला हाँ कोई मसला नहीं बेचो, तो फिर तो ये म्यूचुअल कंसेंट से अलग होना हो गया। लेकिन लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब ये है कि वंस एन एग्रीमेंट हैज़ बीन एस्टैब्लिश, ये एग्रीमेंट एस्टैब्लिश हो गया, और अगर तो वो लीगली इन्फोर्सेबल है तो ना तो एक पार्टी बगैर दूसरे की परमिशन से हट सकती है, ना फर्स्ट पार्टी दूसरे की परमिशन के बगैर हट सकती है। मतलब अगर तो आप लॉ आपको कहता है कि अगर आप इस एग्रीमेंट को इस तरह से लीगली इन्फोर्सेबल करा सकें कि अगर नवाज़ पीछे हटे तो उसको लाइबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी, लीगल उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस होगी, या फिर शहबाज पीछे हटे तो उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस होगी। तो अगर तो ऐसा एग्रीमेंट है जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आता। सर तो एग्रीमेंट जब हो गया तो वो तो तमाम ही लीगली इन्फोर्सेबल होंगे? नहीं। देखो फॉर एग्जांपल यार आप जो है वो आपके सीए के एग्ज़ाम चल रहे थे, आप घर से उतरे थोड़ी सी वॉक करने के लिए, एक ऊपर गैलरी में एक आंटी खड़ी हुई थी, उनकी आवाज़ आई कि भाई बेटा आप बाहर जा रहे हो, मेरे लिए ज़रा कोई 1 पाव दही ला देना। उन्होंने आपको पैसे दिए, आपने पैसे दिए, ठीक है मैं ला देता हूँ। आप आगे बढ़े, आप एग्ज़ाम की टेंशन में थे, आपको याद ही नहीं रहा, पैसा आप ले चुके थे उनसे, आपने वादा कर चुका था, उन्होंने आपको पैसे दिए थे कि भाई दही ला देना, और आपने कहा ठीक है मैं ला दूँगा, आप आगे जाके भूल गए। क्या वो आंटी आपको लीगली ये आपको बाउंड कर सकती हैं, आपके पास केस कर सकती हैं जाके? नहीं। तो एक बात हमने इस्टेब्लिश कर ली कि सोशल इन्फोर्सेबिलिटी इसमें नहीं आती। वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, नॉट सोशल इन्फोर्सेबिलिटी। फॉर एग्जांपल यार अच्छा इसमें रिलीजियस इन्फोर्सेबिलिटी भी नहीं आती। फॉर एग्जांपल कि जो है वो आपके मस्जिद के इमाम साहब कहते हैं कि यार आज आपके पास अगर टाइम हो तो ये फ़लाँ बच्चे को आके जो है ये आप इसको आज का जो है वो लेसन पढ़ा देना, मुझे आज ज़रा काम है। आप उनसे हाँ भाई ठीक है कोई मसला नहीं मैं कर दूँगा। तो मैंने ठीक है आज का जो हदिया देगा वो आप ले लेना भले, ठीक है। तो आपकी बात हो गई आपस में, आप जाके घर पे जाके भूल गए, आप नहीं आए, तो क्या वो इमाम साहब जाके आपको कोर्ट में लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते। तो इसमें रिलीजियस इन्फोर्सेबिलिटी भी नहीं आती। देखें वो जो आपने आंटी का दही ला के नहीं दिया तो वो सोशली बहुत बुरा काम किया आपने जो इमाम साहब की बात नहीं सुनी तो आपने रिलीजियसली बहुत बुरा काम किया, आपने वादा खिलाफ़ी की, उधर आपने अपने मोहल्ले में बदनामी की। लेकिन अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पे खड़े हैं अपने दोस्तों के साथ और एक बंदा आता है कि यार मैं बाइक यहाँ खड़ी कर रहा हूँ और मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ज़रा बाइक का ध्यान रखना, नॉन पार्किंग एरिया है, तो ये जो है वो कोई पुलिस वाला उठा के न ले जाए मेरी गाड़ी। तो आपने उससे वादा कि ठीक है हम आपकी गाड़ी देख रहे हो, आप वहाँ से आप लोग चले गए। तो आपने मोरली गलत काम किया। जब आपने उससे वादा किया तो आपने वादा पूरा करना चाहिए था।
तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल इन्फोर्सिबिलिटी, सोशल इन्फोर्सिबिलिटी, रिलीजियस इन्फोर्सिबिलिटी इसमें नहीं आती। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, कि अगर तो वह एग्रीमेंट पूरा नहीं होता तो आप जाके कोर्ट में उस बंदे के खिलाफ शिकायत लगा सकते हैं और कोर्ट से उस चीज़ को इन्फोर्स करा सकते हैं। मैं आपको सम अप कर दूं इस चीज़ को, देखें सबसे पहले बनता है प्रॉमिस हुआ, ऑफर हुई, एक बंदे ने दूसरे बंदे को कहा कि भाई मैं आपको ये चीज़ बेचना चाहता हूँ, ये चीज़ देना चाहता हूँ, मैं आपसे ये काम करवाना चाहता हूँ, ये इस काम से आपको रोकना चाहता हूँ। कोई भी आप दूसरे बंदे से बात मनवाना चाहें तो ये हो गया, आपने उसको ऑफ़र दी, आपने उससे एक जो है वो एक प्रपोज़ल दिया। फिर अगर तो उसने एक्सेप्टेंस कर दी तो ये बन जाता है प्रॉमिस। अगर उस प्रॉमिस में आप जोड़ देते हैं कंसिडरेशन, जो कि मॉनेटरी हो, नॉन मॉनेटरी हो, कोई वादा हो, कोई भी चीज़ हो, किसी काम को करना, किसी काम से रोकना, कोई कंसिडरेशन बीच में आ जाए तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। अगर तो वो एग्रीमेंट आप लीगली जाके इन्फोर्स करा सकें, सोशली नहीं, मोरली नहीं, रिलीजियसली नहीं, सिर्फ और सिर्फ लीगली अगर आप उसको इन्फोर्स करा सकें तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब सर ऑफ़र किस तरह से हम देखेंगे, क्या क्या वैलिड ऑफ़र है नहीं है, क्या कोई इस चीज़ को हम ऑफ़र काउंट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, सर एक्सेप्टेंस की क्या शराइत हैं, सर कंसिडरेशन कौन सी होनी चाहिए, सर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी कैसे हम साबित करेंगे, तो वो हम आगे जाके सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी जो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी, चारों चीज़ें, दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट जब आप बनाने लगें सबसे पहले उसमें एक ऑफ़र होनी चाहिए, उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए और फिर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी होनी चाहिए। जब ये चार बातें एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाती हैं तो हम उसको एक ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाती हैं तो हम उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा देखो, जब केस हम जो स्टेप 1 में थे, जब एक बंदा ऑफ़र दे रहा था और दूसरे बंदे को ऑफ़र दी जा रही थी, तो देने वाला ऑफ़रर और जिसको ऑफ़र दी जा रही है वो ऑफ़री। ये टर्मिनोलॉजीज़ भी इस्टेब्लिश करना आपने ज़रूरी है ताकि आपको जब आगे जाके एग्ज़ाम में कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है तो आप परेशान ना हो जाए कि ऑफ़रर कौन है। ठीक है ना, इस केस में नवाज़ था तो नवाज़ इज़ दी ऑफ़रर एंड शहबाज इज़ दी ऑफ़री। दूसरे स्टेप में आ जाते हैं तो नवाज़ इज़ द प्रोमिसर और दूसरा वाला कौन है, प्रोमिसी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये टर्मिनोलॉजीज़ भी आपने इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं।